हेलो एवरीवन, आज डेट है 2 अक्टूबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि बाल्टिक सी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था बाबा बुदन हिल्स को लेकर के। तो बाबा बुदन हिल्स को अगर हम मैप में व्यू करें, बाबा बुदन हिल्स कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है। बाबा बुदन हिल जो है वो आयरन और प्रोडक्शन के लिए और कॉफी प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ऐसा बोलते हैं कि एक इम्पोर्टेंट सूफी सेंट बाबा बुदन इंडिया में आए थे और अपने साथ में 7 कॉफी सीड्स लेकर के आए थे और उन्होंने ही इंडिया को कॉफी कल्चर दिया। यहाँ पर अगर हम देखें तो बाबा बुदन हिल जो है वो इंडिया में हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट के रूप में भी लोकेटेड है। यहाँ पर कुरुंजी फ्लावर जो है वो पाए जाते हैं जो हर 12 साल में अपने आप को ब्लूम करते हैं। तो ये बाबा बुदन हिल से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर और न्यूज़ रिलेटेड है। दिल्ली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 25 अक्टूबर से हर कोई व्हीकल जिस भी पर्सन के पास में है उनके पास में पीयूसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीयूसी सर्टिफिकेट मतलब एक वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, जिससे आपका ये पता चले कि आपका जो व्हीकल है उससे कोई भी पोल्यूशन जो है वो रिलीज नहीं हो रहा है। ओके, देखो सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी डाटा कुछ दिए हैं कि पिछले 1 मंथ से अगर हम देखें तो दिल्ली में जो पोल्यूशन का लेवल है स्पेसिफिक पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है, जो एक चीफ एयर पोल्यूटेंट है, उसका लेवल जो है वो एयर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसी के बेसिस पर ये सारा डिस्कशन किया गया। फिर जो है एक टाइम पीरियड दिया गया है वहाँ की पॉपुलेशन को कि इस टाइम पीरियड में आप अपने सर्टिफिकेट जो है वो कंप्लीट करवाओ। और 25 जो अक्टूबर है वो एक डेट रखी है कि इसके बाद में सभी व्हीकल ओनर जो हैं उन सभी को ये सर्टिफिकेट साथ में रखना होगा। अब यहाँ पर सीपीसीबी की बात हुई है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो उससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। देखो सीपीसीबी जो है वो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। सीपीसीबी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है और 1974 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था वोटर एक्ट के अंडर। लेकिन एयर एक्ट जो है 1981 उसके अंडर भी इसको पावर दी गई है। और इसके अलावा जो हमारा एनवायरमेंट एक्ट है 1986 उसके अंडर भी कुछ स्पेशल प्रोविजन जो है वो इसके लिए रखे गए हैं। ओके, तो ये सीपीसीबी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत भी जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है ये। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में जो कांग्रेस पार्टी है उसका हेड बनने के लिए, उसका न्यू लीडर बनने के लिए एक जो है वो प्रोविजन चल रहा है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर उन्होंने अपना जो भी नॉमिनेशन लेटर है वो दर्ज करवाया है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो उन्होंने क्लियर किया है कि जल्दी कांग्रेस पार्टी जो है वो राज्यसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो किसी नए पर्सन को वहां पर अपॉइंट करे। तो इसके बेसिस पर लीडर ऑफ अपोजिशन जो पोस्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखो लीडर ऑफ अपोजिशन जो पोस्ट है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो पोस्ट है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसके बारे में कुछ भी बात नहीं बताई गई थी। उसके बाद में 1977 में एक एक्ट आता है, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन जो पोस्ट है उसके बारे में बात की गई है। लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब जो मेन गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट जिस पार्टी ने मिल करके या अलायंस में मिल करके पार्टी ने मिल करके गवर्नमेंट बनाई है, उसके बाद में सेकंड लार्जेस्ट जो पार्टी जिसके बाद में सेकंड सीट जो है वो मिलती है उसको लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी के नाम से जानते हैं। और उस पार्टी को जो रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन हेड।
यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट जैसे कि CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CBI, इसके अलावा CIC चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमीशन और लोकपाल, इन सभी का अपॉइंट करना है। इन पोस्ट में जब भी किसी को अपॉइंट करना होता है तो आप सभी को पता है कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी में जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात की जा रही है यहाँ पे, स्पेसिफिक राज्यसभा के मेंबर की बात नहीं कर रहे। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है ये पोस्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, देखो जम्मू एंड कश्मीर जो है वहां पर अगर हम बात करें तो 2019 में उसका बाइफर्केशन कर दिया गया और 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें तो जम्मू एंड कश्मीर में जो पिलग्रिम्स हैं वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। उसका बेसिक रीजन ये है कि यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट हैं, एक तो यहाँ पर है वैष्णो देवी टेम्पल और दूसरा अमरनाथ यात्रा के लिए। तो अमरनाथ यात्रा के लिए कश्मीर में और वैष्णो देवी के लिए जम्मू में, यहीं पर जो है 2 हिंदू श्राइन जो हैं देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं उनमें 43% का पार्टिसिपेशन इन्हीं की वजह से देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर अब ये बताया गया है कि पिलग्रिम्स लेवल पर या फिर अगर हम बात करें टूरिज्म को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए जो भी हमारे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं उन सभी को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और उसी के लिए जैसे कि प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो नवरात्रि, इन सभी के लिए कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए कि ये जो भी इस तरीके के फेस्टिवल हैं, जैसे वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए इस टाइम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पिलग्रिम्स की संख्या जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो नवरात्रि ओकेजन को सेलिब्रेशन इतना अच्छे से किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आएँ और रुके। 9 डेज का जो सेलिब्रेशन होता है उसमें यहाँ पर रुके भी, ताकि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप हो, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले अपने आप का डेवलपमेंट और ग्रोथ करने के लिए। और ये सारा एक बेसिक जो प्रोविज़न है या एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो टूरिज्म इसमें प्ले कर सकता है। ओके, तो इन्हीं सभी के फोकस करते हुए यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोशिश कर रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो भी विजिटर्स आएँ उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्टे उनका हो सके। इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट और रिलेटेड जो भी फेस्टिवल हैं उनका और अच्छे से सेलिब्रेशन करने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये सितंबर मंथ में जो GST कलेक्शन है उसके बारे में बताया गया है कि 26% तक का हाई देखने को मिला है। तो अगर हम बात करें तो पेंडेमिक लेवल के बाद में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि इसका बेसिक रीजन ये है कि कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम में जब स्पेसिफिक लॉकडाउन लगा तो हमारा जो भी एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ था से इफेक्ट देखने को मिलता, जिसकी वजह से जो GST कलेक्शन होना चाहिए, जो भी हमारा रेवेन्यू कलेक्शन होना चाहिए उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला था। तो इसी का बेसिक रीजन ये है कि अभी प्रेजेंट टाइम में धीरे धीरे हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छे लेवल तक इंक्रीज हो गई है और काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 5G सर्विस को लॉन्च किया है और बोला है कि जल्द ही एक न्यू एरा देखने को मिलेगा। 5G सर्विस क्या है कि अभी 4G जो है उससे कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। इसकी वजह से हर लेवल तक हर अच्छे हमारे जो डिस्टेंट एरियाज़ हैं उनको इजीली हम कनेक्टिविटी दे पाएंगे। इसमें जो स्पीड है, जो भी बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते थे उन सभी को काउंटर करके एक अच्छे लेवल पर जो टेक्नोलॉजी है वो इन्वेस्ट हम कर पा रहे हैं। और इसको जैसे ही इन्वेस्ट किया जाएगा, जैसे ही हमारी पॉपुलेशन के लिए अवेल हो पाएगी, काफ़ी अच्छा बूस्टअप जो है उसकी वजह से देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो यहाँ पर इसके बारे में नेक्स्ट पेज पर भी बताया हुआ है कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2022 दिए गए हैं, इसमें इंदौर सिटी जो है वो फिर से 6th ईयर में भी क्लीनेस्ट सिटी के रूप में सामने आई है। और यहाँ पर अदर कैटेगरीज की बात की गई है, जैसे सूरत जो है वो 2nd क्लीनेस्ट सिटी के रूप में, नवी मुंबई ने 3rd नंबर पर यहाँ पर रैंक हासिल की है। उन सिटीज़ की रैंकिंग है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। और तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग जो अवार्ड दिए गए हैं, नेक्स्ट जो पेजेस हैं वहाँ पर इसके बारे में बेसिक बातें बताई हुई हैं, वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर,
तो पेज नंबर 9 पर जो आर्टिकल है, देखो यहाँ पर हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पखरू टाइगर सफारी एक एरिया, जहाँ पर टाइगर सफारी को इंक्रीज करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश कर रही थी। तो इसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि 6000 पेड़ जो हैं वो इलीगली तरीके से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में काटे गए हैं, जबकि यहाँ पर परमिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 163 पेड़ों की काटने की मिली थी। तो जितनी परमिशन मिली उसके अगेंस्ट जाकर के एक अच्छे लेवल पर, एक बड़े लेवल पर जो है वो पेड़ों को काटा गया है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो देखो इस तरीके से अगर हम हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते रहे तो इसकी वजह से जो भी हमारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो इंक्रीज हो रहे हैं ना, वो तो इशू इंक्रीज और ज़्यादा होंगे। तो हमें फोकस क्या करना है, बहुत सारी हमारी रिपोर्ट्स में ये बात बोली गई है कि हमें फोकस करना है कि हमारा डेवलपमेंट जो है वो भी रेगुलर चलता रहे, साथ ही साथ हमारा एनवायरनमेंट जो है वो भी हम प्रोटेक्ट करें, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नहीं तो ये जो इशू है, एक तो एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट जो है वो इशू ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि जो उनके घर है, अगर आपके घर में आकर के कोई एनक्रोच करे तो आप जो है वो क्या करोगे, अटैक ही करोगे ना सामने वाले पर। तो उनका जो घर है फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पर जाकर के एनक्रोच करके हम उनमें एंटर कर रहे हैं तो वो हम पर अटैक ही करेंगे। तो ये है कि उनका जो हैबिटाट है उनको हमें सिक्योर करना है, क्योंकि हैबिटाट लॉस की वजह से अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया ने जो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया है और नामीबिया से हम चीता लेकर के आए हैं। अगर हमारे इंडिया में जो भी इशू थे उनके ऊपर हम फोकस करते तो चीता जो है वो कभी भी इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता। तो जो भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाना जरूरी है, नहीं तो टाइम टू टाइम जो है, जो भी हमारी वाइल्ड लाइफ है, उनकी जो भी स्पीसीज है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम डिस्कस करें, देखो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है, यहाँ देखिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको 1981 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है हमारे देहरादून उत्तराखंड में। ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ये आता है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो हर 2 साल में हमारे फॉरेस्ट कवर की एक रिपोर्ट तैयार करता है कि हमारे इंडिया में कितने पेड़ हैं, कितना एरिया जो है वो डेंसली है, कितना जो है एक तरीके से बहुत ही कम पेड़ हैं। इस तरीके की जो रिपोर्ट है वो हर 2 साल में इसके द्वारा तैयार की जाती है। अब बात कर लेते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जो हमारे इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, 1936 में इसको हेले नेशनल पार्क के नाम से इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद में इसका नाम चेंज करके आफ्टर इंडिपेंडेंस रामगंगा नेशनल पार्क भी कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यहाँ पर रामगंगा रिवर जो है वो फ्लो करती है, इसलिए इसको रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना गया। लेकिन बाद में 1956 में इसका नाम जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया। आप सभी को पता है कि 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, तो ताकि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में डिक्रीज ना हो और उसको हम सेव कर सकें। और इसी का जो प्रोजेक्ट का इनिशिएट जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही किया गया था, मतलब फर्स्ट नेशनल पार्क जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को लेकर के जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखिए पेज नंबर 11 पर, पेज नंबर 10 पर जो आर्टिकल है, देखो अभी रशिया ने क्या क्लियर किया है कि हमने यूक्रेन के 4 एरियाज को अपने अंडर कर लिया है और अब यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो भी रशिया में रहेगी। तो इसको लेकर के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की गई, जिसको अल्बानिया और यूएस जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने कुछ कंट्रीज़ के साथ में मिलकर के अपनी जो एब्सटेन पॉलिसी है उसी को फॉलो किया है। और इंडिया ने ये बात रखी है कि हम यूएन के चार्टर को फॉलो करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक जो है वो इंडिया अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए जो है वो सभी के साथ में अपने रिलेशन मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 11 पर, जो अभी हमने पेज नंबर 1 पर जो डिस्कस किया था
स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के जो डाटा है उसके बारे में। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्टेट्स में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश स्टेट जो है उन्होंने रैंक 1 हासिल की है। और अगर उन सिटीज़ की हम बात करें जहाँ पर 1 लाख से कम क्या है पॉपुलेशन है, ओके, यहाँ देखिए, तो इसमें तिरुपति जो है वो बेस्ट सिटी के रूप में उसको मिला है, सफाई मित्र सुरक्षा कैटेगरी में उसको मिला है। और हरिद्वार जो है उसको बेस्ट गंगा टाउन के रूप में ये जो है वो अवार्ड मिला है, ओके। तो यहाँ पर दे रखा है जहाँ पर 1 लाख से कम पॉपुलेशन है उन सिटीज़ में करें तो पंचगनी और कराड़ जो है, कराड़ महाराष्ट्र से, वहाँ पर जो है उनको फर्स्ट रैंक मिली है, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टिवली, वाइल पाटन फ्रॉम छत्तीसगढ़ बैग द सेकंड पोजीशन। मतलब पंचगनी को फर्स्ट पोजीशन मिली है 1 लाख से कम वाली पॉपुलेशन वाले एरिया में, और करड़ जो जगह है उसको थर्ड पोजीशन मिली है, और छत्तीसगढ़ में जो पाटन जगह है उसको मिली है सेकंड पोजीशन। ये वो सिटी है जहाँ पर 1 लाख से कम पॉपुलेशन है, और इंदौर वो सिटी में नंबर 1 आया है जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है। तिरुपति को सफाई मित्र सुरक्षा कैटेगरी में बेस्ट अवार्ड मिला है, और गंगा के किनारे जो सिटी है उनमें से मिला है हरिद्वार को, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किसको बेस्ट अवार्ड मिल रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें स्पेसिफिक डायरेक्टली इनको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस पेज पर। देखो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है, इस आर्टिकल को वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें वही बताया गया है कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है वो हर साल जो है वो दिया जाता है। एवरी ईयर सितंबर 26 को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी एज द बर्थडे ऑफ प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर, जो इंडियन साइंस में उन्होंने 1940 से 1950 के बीच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। CSIR के वो फाउंडिंग हेड थे, और उन्हीं को मेमोरी में ये जो है अवार्ड दिया जाता है। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर नहीं किया है। देखो अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि हर लेवल पर हमारे इंडिया में साइंस में रिसर्च के बेसिस पर बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, तो उन सभी को मर्ज करके कुछ मेजर कैटेगरीज बनाई जाए। तो इसको लेकर के देखो एक तरीके से विरोध किया गया, इस चीज़ का अपोज किया जा रहा है कि अगर हम देखें तो नोबेल प्राइज़ जो विनर होते हैं उन विनर को आप देखोगे तो उनको टाइम टू टाइम बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। अगर आप बहुत सारी कैटेगरीज को मर्ज करके कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दोगे तो जितने लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होंगे। इशू ये क्रिएट होंगे कि साइंस जो है वो एक लंबा प्रोसीजर है, जिसमें एक लंबा प्रोसीजर होता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसमें रिसर्च जो है वो चलता रहता है। तो जो भी यहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं उनको टाइम टू टाइम आप एक तरीके से उनको मोटिवेट करने के लिए, या उनका जो भी रिकॉग्निशन है, जितने लेवल तक उन्होंने काम किया है उस लेवल तक उनको रिकॉग्निशन देने के लिए जो आप अवार्ड देते हो वो हमारे यूथ को आप एक तरीके से बूस्टअप करते हो, ताकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा शो करें। अगर आप उनको वैसे ही साइंस का अगर आप देखो तो जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर तक चलते हैं, और काफ़ी वो एक अननोन पर्सन की तरह अपना काम कर रहे होते हैं। जब उनका रिसर्च जो है वो सफल होता है तब जाकर के उनको रिकॉग्निशन मिल पाती है। तो अगर ऐसा किया गया कि जो काम इतना लंबा प्रोसीजर है और जिसमें रिकॉग्निशन पहले ही एक तरीके से कम है, उसको अगर अपने टाइम टू टाइम मोटिवेट नहीं किया तो हमारा जो यूथ है वो काफ़ी कम इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो शो करने की कोशिश करेगा। तो ये प्रोसीजर जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। जो भी अवार्ड्स हैं उनको उसी लेवल पर, हर डिपार्टमेंट के लेवल पर दिया जाना चाहिए, ताकि जो पर्सन है, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पर्सन है, प्रेस्टिजियस पर्सन है, जिन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है साइंस में अपने अपने लेवल पर, उन सभी को ये सारे प्रेस्टीज जो है वो दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर शांति स्वरूप भटनागर को लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं। उनका नेम आया है तो उनसे रिलेटेड हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। देखो CSIR जो है उनके एक तरीके से CSIR एक ऑटोनोमस बॉडी है, और मेजोरिटी में इसको जो फंडिंग है वो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा इसको मिलती है। ओके, CSIR काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 1942 में CSIR को एस्टेब्लिश किया गया था, और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जो है वो इनके फर्स्ट फाउंडर डायरेक्टर थे। ओके, तो उन्हीं के मेमोरी में जो है वो सबसे पहले 1958 में ये जो अवार्ड है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड ये स्टार्ट किया गया था। और इसमें
जो कैंडिडेट हैं उनके पास में इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए और अपर एज लिमिट जो है वो 45 इसमें डिसाइड है। इसमें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड में, ये जो अवार्ड है वो न्यूज़ में है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो आप ये बताओगे कि CSIR जो है उनकी फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जो है वो कौन बने, और उसका नेम जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहे हैं, तो हमारे जो इंडिया है वो कोशिश करे कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कम करें। तो इंडिया में बताया गया है कि एग्रीकल्चर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि जो इशू हैं उनको कम से कम किया जा सके। तो इस आर्टिकल में वैसी ही कुछ बेसिक बातें बताई हैं। US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने कुछ बातें रखी हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया उससे पहले अगर हम बात करें, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है लगभग 1800 के टाइम स्टार्ट हुआ, तो उस समय से ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फ्यूल बर्निंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लग गई, जिसकी वजह से ग्रीन हाउसेज गैसेज जैसे कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस, ओजोन, ये जो है एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हुई और इससे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ, अर्थ का क्लाइमेट जो है वो इंक्रीज हुआ। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 40% तक इंक्रीज हो गया है। 18 सेंचुरी में अगर हम देखें तो 280 ppm था और 2020 में 414 ppm है। ग्रीन हाउस का लेवल जो है वो भी अगर हम डिस्कस करें तो 200 साल में मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सका है, आप ये मानो। इंडिया में जो है वो 1800 के टाइम में 170 मिलियन पीपल थे, जो अभी 1.4 बिलियन पीपल के रूप में इंक्रीज हो गए हैं। मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंक्रीज हुई, इसके साथ में जो है साथ में पॉपुलेशन में इंक्रीज हुई। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो एक तरीके से इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में स्टार्ट हो पाई और इसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस जो है उसका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला। तो हम क्या कोशिश कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि स्पेशल प्रेजेंट टाइम में ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए जो पंप्स यूज किए जाते हैं जिसमें डीजल पेट्रोल यूज किया जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एमिशन होता है, तो इसमें हम सोलर पैनल्स को यूज़ कर सकते हैं। सोलर पैनल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें जिससे एमिशन जो है वो काफ़ी कम से कम हो और क्लाइमेट फ्रेंडली जो एग्रीकल्चर है उसको हम कर पाएँ। ओके, यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें देखो चाइना में हीट वेव्स जैसे इशू देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर जो रेनी सीजन है वो भी काफ़ी कम देखने को मिला है। तो इसको लेकर के बताया गया है कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हैं क्लाइमेट चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर कुछ फंगाई की बात की गई है कि कुछ मेडिसिनल फंगाई जो हैं वो बहुत सारी ड्रग्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये फंगाई के अलग अलग जो प्रोसीजर है, अलग अलग उनके द्वारा जो सिक्रेशन है उसका यूज़ करके बहुत सारी ड्रग्स को रिकॉग्नाइज करने की बात की जा रही है। यहाँ पर मार्स को लेकर के जो डिस्कशन चल रहा है, तो मार्स पर जो रोवर है उन्होंने यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पता लगाया है कि प्लैनेट का जो है सरफेस है, मार्स का जो सरफेस है उसके अंडर सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो इसका बेसिक रीजन ये रहा कि 1.6 बिलियन ईयर्स अगो जो हैं वो 2 मेजर फ्लड्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिली, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं उसको आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है FAQ पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है ये देखो, यहाँ देखो चाइना जो है वहाँ पर जो पार्टी है उसको लेकर के इसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वहाँ की जो पार्टी और सी जिनपिंग जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किस तरीके से वहाँ पर चाइना के अपग्रेडेशन के लिए काम कर रही है। कोविड के टाइम में उन्होंने किस तरीके से अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जीरो कोविड जो पॉलिसी है उनको एक तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और काफ़ी लंबे टाइम तक ये जो पॉलिसी है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी रही ताकि कोविड जो है उसको कम से कम एक तरीके से इंक्रीज हो सके वो। और यहाँ पर जो PFI जो है उसको बैन किया गया है हमारे इंडिया में, क्योंकि अनलॉफुल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट शो हो रहा था, जिसी की बेसिस पर उनके ऊपर बैन लगाया गया है। यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस आर्टिकल में
कि ये देखो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अबॉर्शन राइट्स को लेकर के कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ये जो भी इशू था, जो भी वीमेन थी, सिंगल वीमेन, वो यहाँ पर जाती हैं दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो भी हमारा एमटीपी एक्ट है उसके बेसिस पर 20 to 24 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है वो उनको टर्मिनेट करवानी है, क्योंकि जिस पार्टनर के साथ में वो रह रहे थे और प्रेगनेंसी देखने को मिली, लेकिन फिर बाद में जो पार्टनर है उनका वो उनसे मैरिज करने के लिए मना कर देता है, तो उनको लगता है कि वो अकेले एक बच्चे का बर्डन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं कर पाएंगी, तो वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहती थी। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, मतलब उन्होंने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दो टर्म आपने पॉलिटी में सुनी होंगी। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ये होता है कि जो लॉ है उसके प्रोसीजर को व्यू करके सारा जो डिसीजन है वो दिया जाए। तो यहाँ पर जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने सिर्फ प्रोसीजर को देखा कि अच्छा लॉ में ये बातें लिखी हुई है, तो उन्होंने बोला कि लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो आपको अलाउ ही नहीं किया गया है कि सिंगल वीमन और अनमेरिड वीमेन जो है वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती हैं। वो इश्यू को लेकर के जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बेसिस पर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है कि लॉ को आप एथिकल लेवल पर भी उसको इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, और एथिकल लेवल पर जब इवेल्युएट उसको किया जाता है तब जाकर के आप उसका एक बेसिक जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, मतलब लॉ किन पॉइंट के लिए बनाया गया था उन सारी चीज़ों को आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो। तो इसी के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने डिसीजन दिया कि यस, अनमैरिड वीमेन और जो सिंगल वीमेन है वो भी 20 वीक्स से 24 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवा सकती हैं, लेकिन विद प्रोसीजर। और प्रोसीजर क्या है कि जो दो हमारे लीगल प्रैक्टिशनर जो हैं, डॉक्टर जो हैं, उनसे आपको कंसल्ट करना होगा, वो अलाउ करें तब जाकर के आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हो। अभी एमटीपी एक्ट जो 2021 में जिसमें अमेंड किया गया था उसमें एक बेसिक बात बोली गई थी कि जो 12 से 20 वीक की अगर प्रेगनेंसी है तो 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर अलाउ करे आपको, और 20 से 24 वीक की प्रेगनेंसी है तो उसमें कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए थे। क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो उसमें ये बोला गया था कि अगर कोई माइनर है या फिर रेप विक्टिम है, या फिर अगर हम बात करें उसके अलावा कोई विमेन है जो उसके फिजिकल डिसेबिलिटी है, या फिर किसी विमेन का जो भी मैरिज एक तरीके से स्टेटस है वो चेंज हो गया है, जैसे वो विडो हो गई हैं या फिर डाइवोर्स उनका हो गया है, तो इन सारे क्राइटेरिया के बेसिस पर जो है वो अलाउ किया गया था 20 से 24 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये बोला है कि जो वीमेन है उसमें अनमेरिड वीमेन और जो सिंगल वीमेन है उसको भी आप क्या करोगे, इंक्लूड करोगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रेगनेंसी है तो मैन का इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वीमेन जो है उसको इक्वली तरीके से ट्रीट किया जाए। दूसरा यहाँ पर जो रेप जो है, रेप सर्वाइवर के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये बोली कि रेप सर्वाइवर में आप जो है वो मैरिटल रेप को भी अब इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो पहली बार मैरिटल रेप को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपनी बात बोली है। हालांकि जो इसके एक बेसिक डेफिनेशन है उसको लेकर के अभी डिस्कशन चल रहा है, उसको लेकर के अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मैरिटल रेप को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर सिंगल विमेन, अनमेरिड विमेन और जो क्या नाम है जो मैरिटल रेप है, इन सभी को रिकॉग्नाइज करने की बात की गई है। तो इसको लेकर के ये भी बोला गया था, देखो इसको लेकर के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जब डिस्कशन चल रहा था तो ये भी बात बोली गई कि देखो जो 1994 में जो सेक्स को एक तरीके से जेंडर को रिवील करने का जो प्रोसीजर था, जो सोनोग्राफी के प्रोसीजर की तरह जो जेंडर को रिवील किया जाता था कि आपके गर्भ में जो है वो क्या है, गर्ल है या फिर बॉय है, तो उसको लेकर के जो फिक्सिंग की गई थी, वो एक्ट लाया गया था कि हमारा जेंडर को रिवील अब नहीं किया जाएगा। तो इसमें बोला गया कि हो सकता है कि एमटीपी एक्ट के बेसिस पर उन सारे इश्यूज को दोबारा से क्या करने की कोशिश की जाए, और एक तरीके से जो भी अबॉर्शन जो होता है उसके केसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो। किसी भी तरीके से अगर पेरेंट्स को पता चल जाए कि जेंडर क्या है, और अगर गर्ल चाइल्ड को वो एक तरीके से रिमूव करवाना चाहे तो इन इश्यूज का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इनके बेसिस पर ये जो स्ट्रिक्ट लॉ है वो इसीलिए लाया गया था, स्ट्रिक्ट लॉ इसीलिए लाया गया था कि इस तरीके के इश्यूज को हम रेगुलेट कर सके। तो यहाँ पर जुडिशरी ने बोला है कि जो भी इशू है वो हमें पता है कि किस तरीके से उनको टैकल करना है, और हमने उन सारे प्रोविजन के ऊपर फोकस भी किया है। तो ये जो भी
रिजल्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, काफ़ी प्रोग्रेसिव जजमेंट है और हमारी जुडिशरी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर अपना रोल प्ले किया है। हमारी जो विमेन है उनकी एक तरीके से इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 14 में जो है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सभी इक्वल हैं, उन सभी को मेंटेन करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। आर्टिकल 21 जो है लाइफ टू आर्टिकल, उनका जो लाइफ है, जो लिबर्टी है, जो उनकी एक अपनी खुद की बॉडी के ऊपर जो उनका ऑटोनॉमी है, ये सारे चीज़ों को यहाँ पर एक तरीके से एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट ने। तो काफ़ी अच्छा डिसीजन है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिसीजन कुछ भी हो लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, जब तक उसको लेकर के अवेयरनेस क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो अवेयरनेस के लिए ये काम किया जा सकता है कि जिस तरीके से जो लिंग निर्धारण को अपराध के रूप में हर जगह जो है उसका डिसाइड किया गया, हर जगह लिखा होता है कि जो जेंडर को उसका पता लगाना एक अपराध है और उसके लिए पनिश किया जाएगा आपको। तो सेम इसी तरीके से इसको लेकर के भी कौन कौन अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकता है, इनको हम क्या करें, जो भी हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो इस चीज़ को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करें, जो भी विमेन हैं उनको इस तरीके की अवेयरनेस दें। जो भी हमारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होने चाहिए और बड़े बड़े अक्षरों में जो है वो इस राइट के बारे में बताया जाना चाहिए, तभी जा कर के एक जो सोशल टैबू जो है ना वो एक खत्म हो पाएगा। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।